चलो जैसे और भी क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आप लोगों को, जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसका सॉल्व क्वेश्चन ही लेता हूँ मैं एक। एग्जाम्पल 37 देखिए आप। ठीक है, क्या कह रहा देखो इसमें, ये पुली है। द पुलिस शॉन इन फिगर हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसने दे दिया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई है इसके अबाउट, और यहाँ ये ऐसे सस्पेंडेड है, और ये थ्रेड है जिस पुली से होता हुआ इसके दोनों एंड पर ब्लॉक है, ब्लॉक अटैच है। इधर मास m1 है और इधर जो मास है वो m2 है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन वहाँ पुली और रॉप के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं था। यहाँ दरअसल फ्रिक्शन है, इसलिए रॉप पुली के साथ साथ मूव करेगा। रॉप क्या करेगा, यहाँ पुली के साथ साथ रोटेट करेगा। आई बात समझ में, ये समझना जरूरी है इसमें। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई है, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस स्मॉल आर है। तो यहाँ क्या होगा एक्चुअली, ये समझना जरूरी है। अब इसमें ये नहीं मालूम कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैंने मान लिया कि m2 ग्रेटर देन m1 है, मान लो। ये कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने मान लिया, ये बताना पड़ेगा वैसे तो, m1 m2 ग्रेटर देन m1 है, तो सिंपल सी बात है, नीचे मुंह करेगा और ये ऊपर मुंह करेगा। रोप यहाँ इनएक्सटेंसिबल है, ये भी ध्यान रखना है। इसने दिया नहीं लेकिन मेंशन करना चाहिए। द पुलिस शॉन इन फिगर हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई about its axis and its radius is r. Calculate the magnitude of the acceleration of the two blocks. Assume that the string is light and does not slip on the pulley. लिखा हुआ उसने। इसका मतलब है कि पुली अगर ऐसे रोटेट करेगा तो रोप भी उसके साथ साथ मूव करता हुआ जा रहा है। क्लियर है। जैसे अभी हमने वहां देखा था, उसमें पुली से क्या था, वाइंडिंग हो रही थी किसकी, जो रोप थी, है ना, लेकिन उसके साथ साथ वो रोटेट कर रही थी, यानी स्लाइड नहीं हो रहा था। क्यों कि लिख भी दिया इसने, डज नॉट स्लिप ऑन द पुली। इसका मतलब ये है कि रॉप और पुली के बीच में फ्रिक्शन है। तो जब रॉप और पुली के बीच में फ्रिक्शन है, तो आप इस साइड और इस साइड का एनएलएम में हम क्या करते थे, टेंशन सेम लेते थे। यहाँ टेंशन सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन आ गया है। इसलिए यहाँ फ्रिक्शन होने की वजह से टेंशन क्या होंगे, यहाँ अलग अलग होंगे। तो इस साइड का टेंशन मैंने मान लिया कि T2 है, तो यहाँ भी T2 होगा। लेकिन इस साइड जो टेंशन होगा वो T1 है, तो फिर ये इधर ये तो भी T1 ही होगा। तभी तो ये पुली रोटेट करेगी। अगर दोनों साइड टेंशन सेम हो जाए तो पुली रोटेट ही नहीं करेगी। ये बात समझ में आई पहले। किसी को डाउट है इसमें? यस और नो, डाउट है क्या? नहीं सर, समझ गया। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? आकांक्षा, हाँ। यस सर। ठीक है, तो मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड अगर ए है, तो फिर इसका भी तो ए होगा। और इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ, m2g। इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, m1g। तो एक इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे, एक इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे, ठीक। और पुली को अलग से देखेंगे। तो पहले मैं m2 के लिए अगर बात करूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, m2g माइनस T2 इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। मैं m1 के लिए लिखूंगा तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T1 माइनस m1g इक्वल टू m1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ देखो हमारे पास अननोन कितने हैं, क्योंकि ये पुली अल्फा से भी रोटेट कर रही है। ये पुली जो है अल्फा से भी रोटेट कर रही, तो अल्फा भी अननोन है। यानी अननोन क्या क्या हो गए, ए
अल्फा T1 T2, इक्वेशन तो अभी दो ही मिली है, तो तीसरी इक्वेशन पुली के लिए लिखेंगे। पुली पे देखो अब आप, तो यहाँ क्या लग रहा है इसको T1, इधर क्या लग रहा है T2, ये ऐसे रोटेट कर रहा है अल्फा से, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। T2 कैसे रोटेट करा रहा है, क्लॉकवाइज, T1 एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क यहाँ भी देखेंगे, जैसे हम लोग वहां देखते आ रहे थे कि मान लो अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है और इधर अगर F2 फोर्स है, इधर अगर F1 फोर्स है, और F2 ग्रेटर देन अगर F1 है, तो हम लोग क्या लिखते थे, अगर इसका मास m है तो F2 माइनस F1 इक्वल टू m इंटू ए, यही तो भी लिखा भी देखो, ये तो लिखते आ रहे थे ना। उसी तरह टॉर्क के केस में भी लिखा जाता है। तो टॉर्क के केस में क्या होगा, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है। T2 की वजह से क्लॉकवाइज है, क्योंकि अल्फा किधर है, क्लॉकवाइज है। अल्फा किधर है, यहाँ क्लॉकवाइज है। तो क्या लिखेंगे, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है ना। इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और ये इक्वल टू आई इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। अब वापस से देखो, इस पॉइंट के लिए जाओ आप, इस पॉइंट के, क्योंकि अल्फा है तो इसका नीचे की तरफ 80 क्या मिलेगा, अल्फा इंटू आर ना, तो अल्फा इंटू आर मिलेगा, तो यानी इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या है, यहाँ ए है, तो एक इक्वेशन आ गई, ए इक्वल टू अल्फा, इक्वेशन नंबर 4। 4 अननोन है, 4 इक्वेशन है, तो एटलीस्ट जितने अननोन है एटलीस्ट उतनी इक्वेशन तो चाहिए चाहिए अपने को। तो अगर आप पहले अननोन मान लो, फिर देखो कि कितनी इक्वेशंस बन रही है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। कर लोगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे और भी क्वेश्चन करवा, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, एक रॉड लेके करवाता हूँ। रॉड के क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। लिख लिया आप लोगों ने। किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन सा क्वेश्चन भेजो, ऐसे नहीं, क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं फिजिक्स में, ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हूँ मैं यहाँ। मान लो कि जैसे ये एक रॉड है, और ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है ये वर्टिकल प्लेन है, और इसको हमने यहाँ हिंज किया हुआ है। इस रॉड का मास कैपिटल एम है और इसकी लेंथ एल है, यानी ये जो लेंथ दिया है ये एल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा हमें मालूम है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड दी, ये रिजिड रॉड है, ये हिंज पॉइंट एच है, फाइंड दी एंगुलर एक्सेलरेशन at the time of release।
यानी इसको हम लोग इस इंस्टेंट पर रिलीज कर रहे हैं, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। आप लोग ट्राई करेंगे इसको? या मैं बताऊं? ट्राई तो करिए, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं क्या हो रहा है। ओके, हो गया? टाइम लग गया? क्या है आंसर पीयूष? बोल दो आप। 3G/12। देखते हैं, पता नहीं, मुझे भी नहीं आंसर मालूम है। फिर मैं देखता हूँ क्या होगा इसका आंसर। M L²/3 इंटू अल्फा इक्वल टू M। हाँ बिल्कुल सही है यार। 3G/12 सही है। सार्थक पांडे, पीयूष, वेरी गुड। वेदांत कुलकर्णी, गुड। संस्कार, आपको कोई दिक्कत आती है आपको समझने में? कर लेते हो ना अब तो क्लियर होते हैं कॉन्सेप्ट। Yes, sir. इधर। हम्म, ठीक है, हर्षल हो गया। देखो कैसे करेंगे, देख लीजिए वापस से। सबसे पहले देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो मास का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। दरअसल रॉड इस तरह से कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं नहीं, मतलब यही होगा। कितने डिस्टेंस पर होगा? यहाँ से L/2 पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। तो यानी सारा मास यहाँ होगा, तो इसको M/G यहाँ लग रहा होगा। यानी इसकी वजह से हम लोग यहाँ टॉर्क देखेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, वर्टिकल लाइन। और ये L/2 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ? L/2 है। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। किसके अबाउट देखेंगे? हिंज पॉइंट के अबाउट। तो अबाउट यानी टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट। तो यानी कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास में M/G L/2 इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ML²/3 इंटू अल्फा। तो आप सिंप्लीफाई करो, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ 3G/2L। यही आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, लिख लो इसको। एक डिस्क का लेते हैं। नीली क्वेश्चन बन रहे हैं।
जैसे एक और एग्जांपल है, मान लो ये डिस्क है, ये भी रिजिड बॉडी है, और यहाँ हमने इसके अबाउट इसको हिंज किया हुआ है। इसका मास कैपिटल एम है और रेडियस आर है। तो इस इंस्टेंट पर आपको बताना है ना, ये डिस्क है हमारे पास में और ये हिंज पॉइंट एच लिया मैंने यहाँ, तो आपको बताना है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड दी एंगुलर एक्सेलरेशन when it is released from the given situation या given instant। तो ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो डॉटेड लाइन में बता रहा हूँ, दरअसल हॉरिजॉन्टल है। यहाँ से इसको रिलीज कर रहे हैं, तो इसका अल्फा बताओ। पता नहीं, देखते हैं आंसर तो देखना पड़ेगा क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा एम जी आर, इसकी एम जी आर इक्वल टू, नहीं ये तो गलत आ रहा है आपके पास आंसर। आर्यन गलत है तो ये वर्टिकल प्लेन में ही है। हाँ, श्याम कुमार के सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसकी रेडियस आर है ना, देखो फिर से देखो, यहाँ देखो इसका सेंटर यहाँ होगा कि नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, m/g लग रहा है। ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा अल्फा से, तो इसकी परपेंडिकुलर यहाँ से कितनी है, आर ही तो है भाई, रेडियस आर है ना, तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो एम जी इंटू आर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे ना आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डिस्क को अगर आप ऐसे समझो मान लो, तो आप ये देखो, ये इस एक्सिस के अबाउट अपने को पता होता है, ये किस एक्सिस के अबाउट जा रहे हैं हम लोग, इस एक्सिस के अबाउट जा रहे हैं ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे ना आप यहाँ, ये पूरी डिस्क इस तरह से, ठीक है, तो इसके अबाउट का अपने को पता है, तो क्या हो गया हमारे पास में, अल्फा इक्वल टू आ गया 2g/3r, ये आंसर आना चाहिए। अभी क्लियर हुआ? यस सर। अबाउट डायमीटर कैसे हो सकता है आप बताइए मुझे, पहली बात तो डायमीटर कहाँ है, आपने ये जो इसकी पेरीमीटर है वहां आपने इसको एक तरह से अपने फिंगर्स के बीच में इसको रखा हुआ है ना। मैं बताऊं कैसे, दरअसल आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, एक मिनट में वीडियो दिखाता हूँ। ये लिख लिया सबने पहले तो,
बता रहा हूँ मैं भी, लिख लिया ना? देखो मैं बताता हूँ उसमें क्या हो रहा है। ये देखिए, ये मोबाइल है मेरे पास में, देखो मैंने क्या किया, ये मोबाइल दिख रहा है आपको? मैंने ये इसको, ये अभी गोल तो नहीं है खैर ये, लेकिन इसको एक तरह से ये डिस्क की तरह ऐसे डिस्क होगा पूरा। तो मैं अगर इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ूंगा, ऐसे भागेगा ना, देखो समझ में है? ये ऐसे डिस्क जाएगा कि नहीं जाएगा? ये ऐसे मैंने एक तरह से यहाँ फिंगर पे ऐसे पकड़ा हुआ है। अभी क्लियर है सबको? विजुअलाइज हो रहा है ना? और पहले जो रोड वाला केस था वो ऐसा था, मान लो ये जैसे ये मेरे पास पेंसिल है ना, इसको यहाँ से मैंने इंच किया तो ये किधर जाएगा? देखो ये नीचे भागेगा ना इसे, तो वहाँ उस समय अपने को अल्फा चाहिए जाएगा ना। क्लियर है? अभी अभी पिक्चर क्लियर हुई सब? नो सर। सबको पिक्चर क्लियर हो गई क्या? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो ये था मतलब कॉन्सेप्ट इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास में, ये कुछ एग्जांपल लिए हमने कि कैसे इसको करना था। तो आंधी आ गई यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? डाउट है तो पूछ लिया करो। एक बात देखो, ऐसा नहीं कि कितनी बार बोलेंगे, और ये बात है तो हर बार बोला है कि डाउट जो भी हो आप पूछो। ऐसे में डाउट लेक्चर आपके इस बार भी ज़्यादा रखवाएंगे हम लोग। इससे क्या है कि जो भी डाउट है आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अब हमारे पास में है इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। हमने इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी के बारे में बात कर चुके हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग एनएलएम में। तो इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी की बात करेंगे हम लोग। तो कोई भी रिजिड बॉडी है, मान लो कोई भी किसी भी शेप की रिजिड बॉडी हो सकती है। मान लो कि ये कोई रिजिड बॉडी है, आप अपने हिसाब से बॉडी बना सकते हो। ठीक है, ये पूरी रिजिड बॉडी है और मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, इस पे कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं। मान लो इधर भी कोई फोर्स है, F1 वेक्टर है, इधर भी कोई फोर्स लगा हुआ है, F2 वेक्टर है, इधर कोई फोर्स है मान लो F3 वेक्टर है। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, रिजिड बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम पर होगी तो एक बात हमेशा याद रखना है कि एक तो एफ नेट वेक्टर हमेशा 0 होगा और टाउ नेट वेक्टर हमेशा 0 होगा। वैसे मैं आपको बता चुका था कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स अगर 0 है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट आप जाओगे तो टॉर्क क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। यानी अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क 0 हुआ तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का मतलब है नेट फोर्स 0 होना, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि एसीएम वेक्टर भी 0 होना और अल्फा वेक्टर भी 0 होना होता है। आई बात समझ में?
एसीएम वेक्टर भी क्या होगा, 0 होगा, और अल्फा वेक्टर भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो आपको ये मालूम होगा कि समेशन एफ एक्स भी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एफ नेट की बात करोगे तो सिंस एफ नेट वेक्टर क्या होगा, एफ नेट वेक्टर होगा समेशन एफ एक्स आई कैप, समेशन एफ आई जे कैप, समेशन एफ जेड के कैप। मतलब समेशन एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि अलोंग द एक्स एक्सिस जितने भी कंपोनेंट्स है अलोंग द एक्स एक्सिस सबका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, सेपरेटली 0 होना चाहिए। तभी ऐसा नहीं कि अलोंग द एक्स एक्सिस 0 आ गया, अलोंग द वाई एक्सिस 0 आ गया, अलोंग द जेड एक्सिस 0 ही नहीं है, तो वो नहीं, तीनों साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एफ नेट इक्वल टू क्या है, 0 है, तो तीनों इंडिविजुअली 0 होना जरूरी है। इसका मतलब है कि समेशन एफ एक्स भी 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई भी 0 होना चाहिए, समेशन एफ जेड भी 0 होना चाहिए। ये बात समझ में आई? उसी तरह सिंस टाउ नेट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, समेशन टाउ एक्स आई कैप, समेशन टाउ वाई जे कैप, प्लस समेशन टाउ जेड के कैप। तो ये भी साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, यानी समेशन टाउ एक्स भी 0 होना चाहिए, समेशन टाउ वाई भी 0 होना चाहिए, समेशन टाउ जेड भी 0 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये बात Yes, समझ में sir. आ गई? और ये जो टाउ नेट वेक्टर में 0 बोल रहा हूं, ये किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे मैंने कहा ना, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, कोई भी रिजिड बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, सेम होगा। और अगर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हुआ तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर नेट टॉर्क 0 है तो समेशन टाउ एक्स भी 0 होना चाहिए, समेशन टाउ वाई भी 0 होना चाहिए, समेशन टाउ जेड भी 0 होना चाहिए। और नेट फोर्स 0 है तो समेशन एफ एक्स भी 0 होना चाहिए, समेशन एफ वाई भी 0 होना चाहिए, समेशन एफ जेड भी 0 होना चाहिए। ओके, अब ये तो हो गया। अब यहाँ दो तरह के इक्विलिब्रियम की भी हम लोग बात करते हैं, एक होगा रोटेटरी इक्विलिब्रियम, एक होगा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वो भी बात कर लेते हैं। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब होना ही चाहिए, मतलब देखो एफ नेट 0 होने का मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है, टाउ नेट वेक्टर 0 होने का मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, और दोनों ही साइमल्टेनियसली 0 होना चाहिए कोई भी रिजिड बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पर है तो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिख लिया है? यस और नो? भाई सबको समझ में आ रहा है? आकांक्षा समझ में आ रहा है? सानवी समझ में आ रहा है? Yes, sir. अन्वेषा? Yes, sir. आर्यन देशमुख, आर्यन Yes. टेकतपुरे, समझ में आ रहा है ना भाई? हाँ सर। नहीं समझ में आया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 10 बार बताऊंगा, आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, एक्स्ट्रा क्लास लगा के बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना जरूरी है ना भाई? बाकी आशुतोष? यस सर। चलिए, तो हम बात करते हैं अब
ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, यानी दो तरह के रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम की जब भी बात करेंगे तो दो तरह के वो इक्विलिब्रियम की बाकी बात था करेंगे। लिखना। हाँ, लिखना है। लिख लिया? यस और नो? यस सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और ये हमारे पास में रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में बात हो गई कि एफ नेट 0 होना चाहिए, एसीएम वेक्टर 0 होना चाहिए। ये भी दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब सिंपल है, क्योंकि एसीएम वेक्टर 0 है तो जरूरी नहीं है कि बीसीएम 0 हो, तो स्टैटिक का मतलब ये होगा, लेकिन बीसीएम क्या हो, 0 हो, है ना। लेकिन यहाँ बीसीएम क्या होगा, 0 नहीं होगा। इसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे हम लोग, तो इसमें भी स्टैटिक का मतलब सिंपल है, ओमेगा 0, और डायनेमिक का मतलब क्या होगा, ओमेगा 0 नहीं है। क्योंकि एसीएम 0 हो या अल्फा 0 हो, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ओमेगा अल्फा 0 होने का मतलब ओमेगा 0 होता है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। एसीएम 0 होने का मतलब बीसीएम 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। यहाँ टाउ नेट इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 0। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर होगा आपको। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया?
यस सर नो कुछ तो बोलोगे। यस सर। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ कि एक रॉड है और इसको यहाँ हिंज किया हुआ है। मान लेते हैं कि इधर ये वॉल है, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये वर्टिकल प्लेन है और यहाँ थ्रेड है, इसको हमने यहाँ फिक्स किया हुआ है। इस रॉड का ये रिजिड रॉड है, इसका मास मान लिया हमने m है और इसकी जो लेंथ है वो मान लिया l है और ये जो एंगल यहाँ है मैंने मान लिया कि ये थीटा एंगल है। हमें क्या चाहिए, एक तो यहाँ हमें एक तो ये चाहिए कि यहाँ एक तो हिंज फोर्स, यहाँ जो हिंज होगा यहाँ कितना फोर्स होगा और एक टेंशन कितना होगा। तो फाइंड दी ये एच पॉइंट है, फाइंड दी हिंज फोर्स एट पॉइंट H and tension force in rope। ठीक है, इन rope A B मान लेता हूँ मैं इसको, ये A और ये B। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, जो रॉड है हॉरिजॉन्टल है पूरी तरह से, रॉड इज हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखो कैसे करेंगे। तो आप यहाँ देखो, जो ये जो प्लेन में बोल रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड क्या है, यहाँ व्हाइट बोर्ड है हमारे पास में वर्टिकल प्लेन। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब किधर, अगर मैं कहूँ इसके अकॉर्डिंग चलें, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी एक्स और वाई जो प्लेन है वो तो ये इस व्हाइट बोर्ड में है और जो जेड एक्सिस है वो किधर होगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी अगर हम लोग ग्राउंड से बैठ के देख रहे हैं तो इसका मतलब जेड एक्सिस किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वाई एक्सिस वर्टिकल में और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे समझो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे समझ सकते हो। और ये वर्टिकल है और जो हमारा जेड एक्सिस है वो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है। अभी विजुअलाइज हुआ? विजुअलाइज सर। हुआ? हाँ। अब क्या करेंगे, ये रोड पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। यानी पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, इस पे देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। आप यहाँ देखो, डाउनवर्ड क्या लग रहा है, यहाँ m/g लग रहा है। इधर क्या लग रहा है, यहाँ t लग रहा होगा। ये एंगल कितना है, थीटा है। और यहाँ मान लेते हैं, आप जो चाहो डायरेक्शन मान लो, यानी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा Fy और एक यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा Fx, या नॉर्मल ले लो इसको, हिंज फोर्स का नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल के कंपोनेंट ही होंगे यहाँ। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या होगा, Ny, और एक कंपोनेंट मैंने ले लिया Nx। आप यही है हमारे पास कॉन्सेप्ट, क्या है, समेशन Fx 0 होना चाहिए, समेशन Fy 0 होना चाहिए, समेशन Fz भी 0 होना चाहिए। अब Fz तो 0 ही है ना, ये तो 0 ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो बात ही नहीं करेंगे। अब इन दोनों को नेट 0 करना है, ये भी समझ में आया? यस सर। यस सर। ये साइड का हटा दो क्या, फाइंड हिंज फोर्स एट पॉइंट एच लिख लिया हो तो आपने, इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि Yes, सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए
तो आप यहाँ देखो समेशन एफ एक्स 0 होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं, टी को भी रिजोल्व कर लेते हैं ना। क्या होगा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। समेशन एफ एक्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि टी कॉस थीटा इक्वल टू एन एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी टी कॉस थीटा इक्वल टू एन एक्स आएगा। एफ वाई 0 होने का मतलब, समेशन एफ वाई 0 होने का मतलब क्या हुआ कि एन वाई प्लस टी साइन थीटा। ऐसा ही हमने वहां भी तो देखा था, एनएलएम में भी, वहां किसका बात किया था हमने, पार्टिकल की बात करी थी, उसके इक्विलिब्रियम की बात करी थी, यानी किसी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम की बात करी थी। तो ये क्या हो जाएगा, एम इनटू जी ना। ये इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ देखो अननोन कितने फंस रहे हैं, 3। इक्वेशन कितनी है, 2। तो बड़ी नाइंसाफी है। क्या किया जाए, टॉर्क लेंगे। किसके अबाउट टॉर्क लेंगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट। वही तो बात हुई, जब अगर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर एक पॉइंट के अबाउट भी अगर टॉर्क 0 हुआ, तो सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। ये समझ में आया, ये समझ में आया। सर कैन यू रिपीट अगेन? Yes, sir. फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने कहा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर if net force is 0 on a body, then torque about any point will be same. Okay, but Yes, if sir. the torque is 0 about a point, then torque will be 0 at every point. है ना, क्लियर है? Yes, sir. Understood. तो मेरे कहने का मतलब अब यहाँ ये है कि एज पॉइंट के अबाउट, ऐसा करता हूं मैं, टॉर्क ले लेता हूं, यानी इसी, क्यों ले रहा हूं मैं एज पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इन दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा अगर मैं एज पॉइंट के अबाउट लेता हूं। तो अगर मैं एज पॉइंट के अबाउट टॉर्क लूंगा, तो एन वाई और एन एक्स का टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एज से पास हो रही है। तो हमेशा टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट लीजिए जहां मैक्सिमम फोर्सेस लग रहे हो, ताकि उनका सबका टॉर्क क्या हो जाए, 0 आ जाए, तो कम से कम वेरिएबल हमारे पास में फंसे। ठीक है, तो अब यहाँ टॉर्क लेंगे, तो ध्यान से देखो, एज के अबाउट टी cos थीटा का भी टॉर्क 0 है, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन वहीं से पास हो रही है। तो बचा कौन, टी साइन थीटा और एम जी। टी साइन थीटा और एम जी का टॉर्क हम लोग इंच पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट hinge point will be 0। क्यों, क्योंकि रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। तो चलो, तो क्या हो जाएगा, टाउ एच इक्वल टू 0। तो सबका टॉर्क देखना होता है, टाउ एन एक्स का भी देखना होता है, टाउ एन वाई का भी देखना होगा, टाउ टी कॉस थीटा का देखना होता है, टाउ टी साइन थीटा का देखना होता है ना, और टाउ एम जी का भी देखना होता है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि टाउ एच जो 0 है, वो टाउ एन का भी 0 आएगा, यानी ये वेक्टर में हो, तो मैंने उसमें लिखा प्लस टाउ टी का भी 0 आएगा, और टाउ एम जी वेक्टर का भी 0 आएगा। ये सब मिला के इसके अबाउट टॉर्क क्या होने चाहिए, 0 आना चाहिए। बात समझ में आ गई? हम लोग इस, एक मिनट यार, क्या बोले, हम लोग इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, बात समझ में आ ही गई है। तो इसमें तो एक ही डायरेक्शन में टॉर्क है, जो कि किधर है, इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, 0 है, मतलब टॉर्क ही 0 है, तो डायरेक्शन जो बात ही नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या करेंगे, हिंज पॉइंट के अबाउट। तो एम जी की लाइन ऑफ एक्शन किधर है, तो यहाँ देखो पहले तो 0 इक्वल टू टाउ एन एक्स क्या होगा, 0, टाउ एन वाई भी क्या होगा, 0, टाउ टी कॉस थीटा भी 0, और टाउ टी साइन थीटा की लाइन ऑफ एक्शन ये इस डायरेक्शन में ये ऐसे रोटेट कराना चाहेगा,
इसको मैं डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूंगा, तो t माइनस टी साइन थीटा, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, l हो गई ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको मैंने नेगेटिव ले लिया है। mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इसको ऐसे रोटेट कराना चाहेगा, तभी तो दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको प्लस ले लिया तो mg l/2, ये क्लॉकवाइज इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया और ये इक्वल टू 0 आ गया। तो आप देखो यहाँ से t साइन थीटा, l तो 0 होगा नहीं, तो t साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, mg l/2। अब आप देखो t मिल गया, तो यहाँ से nx मिल जाएगा और ny भी मिल जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, यहाँ t की वैल्यू आ गई है mg/2 साइन थीटा। ये टेंशन फोर्स होगा उस रोप के अंदर, और t मिल गया तो आपको nx मिल जाएगा, ny मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आदित्य भाटिया समझ में आ रहा है? यस सर। नीली समझ में आ रहा है? आकांक्षा समझ में आ रहा है? मौसमी समझ में आ रहा है? Yes, sir. अभी इसमें ताहा और वो नहीं है क्या, सुरभि और ये सब कहाँ है? कीर्ति यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ये सब कहाँ गए, था किधर है, सब कहाँ है? हाँ है, समझ में आ रहा है ना? और कौन है, सुरभि, सुरभि नहीं है क्या इसमें? रूही किधर है? समझ में आ रहा है बेटा? राहुल चतुर्वेदी, आपको समझ में आ रहा है बेटा? क्लास में हो कि नहीं? साहिल अग्रवाल, हाँ सर। समझ में आ रहा है बेटा? रूही आप क्लास में नहीं हो क्या? साई राज, यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? ईशान, ईशान नहीं है? यस सर। आ रहा है ना? हाँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को भी। अब आगे चलते हैं हम लोग। चाहता हूं कि आप लोग इसे संके मार और के साथ बना दीजिए। पाकिस्तान बनाना है, इसको पाकिस्तान बनाना है। पद्मश्री बंद करिए आप ये। सर हाँ बोलिए। सर ये हिंस का हर बार हमें कुछ मानना ही पड़ता है ना, पता नहीं चलता ना? हाँ हाँ मानना ही पड़ेगा आपको, हमें नहीं मालूम, आप ऐसे मान लोगे वो अपने आप 0 आ जाएगा। जिसको मान लो nx को 0 आना होता तो अपने आप 0 आ जाएगा। ओके सर। ओके, आप तो मान लो, जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये क्वेश्चन करो अभी, उससे और क्लियर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ मैं, इसको ऐसे कर लो, देखो आप लोग ट्राई करो। ये हमारे पास में ये वॉल है, और यहाँ इसको ये सीलिंग पर यहाँ है ना, ये रोड है।
अब जैसे इस केस में आप देखोगे ये पूरी तरह से वर्टिकल है ना, तो इसमें देखोगे कि nx क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन आप तो मान लो कि है। करो इस क्वेश्चन को, करो, हिंज फोर्स निकालो और टेंशन भी निकालो यहाँ इस रॉड में। फाइंड दी, ये रिजिड रॉड है, find the tension force अन्वेषा, आपके यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है क्या नेट का? find the tension force हाँ सर। in row। कौन सा आपने लिया है, कौन सा नेट है आपके? सर जियो है। जियो है तो फिर भी हाल है, बताइए। सर एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पे एकदम मतलब थोड़ा सी शोर पे रहते हैं ना, अच्छा, तब उधर बहुत। प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। ओके ओके ओके। find the tension force in row and hinge force at point H। करिए इसको। mg/2, सही है, mg/2 ये, वेरी गुड। तो कुमेल नहीं है क्या क्लास में? क्लास में ही नहीं। हाँ वैसे भी कर लो, मैं पर मान लो हम तो बेसिक से समझेंगे ना। हम तो बेसिक से समझ के करते हैं। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि मुझे मालूम ही नहीं, जैसे हिंज फोर्स से मान लो, तो मैं क्या करूँगा, देखो मैंने इसका फ्री बॉडी का डायग्राम सबसे पहले बनाऊंगा मैं। तो मैंने मान लिया कि इधर मान लो nx लग रहा है और ऊपर मान लिया कि ny लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, मान लेते हैं t लग रहा है, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो पहली बात तो देखो आप, अब यहाँ nx को देखो, nx को बैलेंस करने वाला कोई है नहीं, तो समेशन fx क्या होना चाहिए, 0। तो बचा सिर्फ nx ही तो है वहाँ, तो nx वैसे 0 आ गया, और ny प्लस टी इक्वल टू क्या आ गया, mg। अब इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, h पॉइंट के अबाउट। तो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, तो टाउ h क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी टॉर्क अबाउट दी h, टॉर्क अबाउट दी पॉइंट h क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इन सबका मिला के क्या मिलेगा आपको, यानी टाउ n वेक्टर प्लस टाउ t वेक्टर प्लस टाउ mg वेक्टर, तो ये तो यहीं से पास हो रहा है, तो 0 ही हो गया, प्लस टाउ t। तो इसका तो ऊपर की तरफ है, तो लाइन ऑफ एक्शन ये, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी, एल होगी, तो इसको ऐसे रोटेट कराएगा, तो इसको आप नेगेटिव ले लो, तो माइनस टी इंटू एल प्लस इसके लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा mg, इसको प्लस ले लो, तो mg l/2। तो आप देख रहे हो कि तो देयरफॉर
टी इक्वल टू क्या हो गया यहाँ mg/2 आ जाएगा। ओके, और mg/2 आ गया तो यहाँ रखो, तो यहाँ देखो ny प्लस mg/2 इक्वल टू mg, इसका मतलब है हिंज फोर्स हमारे पास में क्या आ गया mg/2 आ गया, और nx तो 0 ही हो गया। इसका मतलब हिंज फोर्स सिर्फ ny यानी नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई यहाँ ny है, मतलब वो n ही हो गया क्योंकि nx तो 0 ही है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब कुछ किस में हो रहा था, वर्टिकल प्लेन में। जब भी mg की बात करेंगे इसका मतलब वर्टिकल प्लेन होगा, तब तो डाउनवर्ड क्या है mg है। ओके ओके, आगे चलें। Yes, sir. चलिए, जिसने नहीं क्या वो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क क्या होता है ना, वो भी समझ लेते हैं पहले। इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क क्या होगा। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इंटरनल फोर्स का मतलब समझते हैं ना आप लोग, क्या होता है इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, कैसे देखेंगे कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं पहले, फिर आएंगे इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क क्या होगा, इसको समझेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। तो पहले ये चीज समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। मान लो कि ये मान लो ब्लॉक है और ये स्प्रिंग है, और ये मान लो कैपिटल एम है, इसका मास, दो ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस पर है। सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस है ना। तो अगर मान लो इस पर हमने फोर्स लगाया है, इधर F1 फोर्स है, इधर फोर्स लगाया हमने F2 है, और इसमें मान लो एक्सटेंशन है, किसमें, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में मान लो एक्सटेंशन है हमारे पास में। ओके, तो अगर एक्सटेंशन है तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, इसको इधर की तरफ लग रहा होगा। मान लो x का एक्सटेंशन है तो kx लग रहा होगा, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो, और इसको इधर कितना लग रहा होगा, kx लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं सिस्टम ये मानता हूं, अब इसमें ध्यान से समझिएगा, देखो एक सिस्टम मान लो मैं ये मानता हूं, तो मान लो मैं इसमें kx और F1 m के लिए दोनों ये एक्सटर्नल है। उसी तरह अगर ये एक सिस्टम ये मानता हूं तो kx और F2 दोनों कैपिटल M के लिए क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक है, मतलब सिंपल ऐसे समझो कि इसको एक्सटेंड करो, इसको क्रॉस करके ये जा रहा है, और इसको भी इधर क्रॉस करो, ये भी इसको क्रॉस करके जा रहा है, और कोई बैलेंस करने वाला, अगर बैलेंस करने वाला भी हो तो वो भी अलग चीज है। लेकिन आप यहाँ देखो कोई इसका सिमिलर फोर्स दिख रहा है क्या, kx का या F1 का, नहीं। इसका मतलब इस बाउंड्री को क्रॉस करके जो भी फोर्स जा रहा है वो क्या होगा, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होगा। लेकिन अगर मान लो मैं ये सिस्टम बनाता हूं, अब इसमें देखो आप, इधर से kx क्रॉस करके जा रहा है, इधर से भी kx जा रहा है, दोनों सिमिलर है लेकिन अपोजिट है। इसका मतलब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो kx क्या हो गया, नीली बाउंड्री के लिए जो ब्लू बाउंड्री है उसके लिए kx क्या हो गया, इंटरनल हो गया ना, क्योंकि Internal. दोनों क्रॉस करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों जस्ट अपोजिट और सिमिलर फोर्स है। देखो यहाँ उसी तरह F1 देखो क्रॉस करके जा रहा है, F2 भी इसको क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब F1 F2 क्या हो गया इन दोनों के लिए, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स हो गए हैं। ये लॉजिक समझ में आया।
Yes, sir. तो ये हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। है ना, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करते हैं टॉर्क ड्यू टू internal and external forces. Torque due to internal and external forces. Okay, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, सेम वही कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने यहाँ एक बॉल ले लिया ब्लॉक की जगह, और ये स्प्रिंग ले लिया, और दूसरी बॉल यहाँ अटैच कर लिया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। ये मैंने मान लिया कि ये R2 वेक्टर है, और ये इसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। ये मैंने मान लिया कि R1 वेक्टर है। ये पॉइंट O है। इसको मान लेते हैं कि इधर की तरफ F1 फोर्स लग रहा है, और इसको मैंने मान लिया इधर की तरफ F2 फोर्स लग रहा है, और इसमें मैं मान रहा हूँ कि एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो ये एक सिस्टम बन गया हमारे पास में। तो आप यहाँ देखोगे इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल की बात करें तो पूरे सिस्टम के लिए हम टॉर्क की बात करने जा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स होगा, वो फोर्स क्या हो जाएगा? अभी स्प्रिंग फोर्स इस केस में यहाँ इंटरनल हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं इधर की तरफ अगर वो फोर्स है, तो आप क्या लिखोगे? मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मान लो आर कैप है, तो फिर इस डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस आर कैप होगा ना, है कि नहीं? ये बात समझ मारी? मैंने मान लिया, मतलब इधर की तरफ आर कैप है मैंने, तो यहाँ इसको क्या लग रहा होगा? इधर की तरफ इसको के एक्स लग रहा होगा, क्योंकि एक्सटेंशन है। तो क्या लिखोगे आप? माइनस के एक्स आर कैप ना। और इधर वाले फोर्स को क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है तो के एक्स आर कैप ना। ये समझ में आया पहले तो? सर एक बार वापस समझाइए ना। नहीं, दो बॉल्स हैं या ब्लॉक्स हैं जो स्प्रिंग से अटैच है ना, और ये मान लो ग्राउंड पर रखे हुए हैं, और हमने एक यहाँ ये हमने एक्स वाई प्लेन लिया हुआ है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हम बात कर रहे हैं। तो ये ओरिजिन है, पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में हमें टॉर्क निकालना, और इसमें एक्सटेंशन है मान लो। तो मैंने ये जो बाउंड्री बनाई, ये है ना, ये जो कर्व यहाँ आपने देखा, क्लोज कर्व यहाँ बनाया है, तो पूरा एक सिस्टम मैंने ले लिया। दोनों ब्लॉक को मैंने यहाँ ले लिया, या दोनों बॉल को ले लिया। ब्लॉक बॉल 1 है और ये बॉल 2 है, ठीक है। तो इस पर मैंने मान लिया कि बॉल 1 पर F1 फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, और बॉल 2 पर F2 फोर्स लग रहा है, F2 वेक्टर, ठीक है। और स्प्रिंग में एक्सटेंशन मान लिया मैंने। तो स्प्रिंग को जो एक्सटेंशन है, तो बॉल 2 को फोर्स किधर लग रहा होगा? स्प्रिंग का उधर की तरफ लग रहा होगा ना, 2 से 1 की तरफ। हाँ, ऐसे लग रहा होगा ना। और 1 को किधर लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा। तो दोनों अपोजिट है ना। तो अगर आर कैप मैं कहता हूँ किधर है, तो फिर ये क्या होगा? माइनस आर कैप ही तो होगा, है कि नहीं? हाँ सर समझ गया। अब यहाँ टॉर्क लेना है, तो जितने भी फोर्सेस हैं सबकी वजह से तो टॉर्क पॉइंट ओके अबाउट देखेंगे। ये बना लो पहले फिगर। लिख लिया?
अब यहाँ देखो टॉर्क की बात करें पॉइंट ओ के अबाउट, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, यानी टाउ ओ वेक्टर क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखिएगा, R1 वेक्टर क्रॉस, वहां फोर्स कौन कौन सा है, F1 वेक्टर माइनस प्लस KX R कैप, यही तो है। यहाँ देखो ये R1 पोजीशन के लिए, क्योंकि KX भी है, KX R कैप इधर है ना, और ये F1 वेक्टर इधर है और KX R कैप इधर है, तो वेक्टर है तो दोनों का रिजल्टेंट इस पॉइंट के लिए है। दोनों के लिए इंडिविजुअली लिखोगे तब भी R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R1 वेक्टर क्रॉस KX R कैप लिखोगे, तो मैंने साथ में लिख लिया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, कोई दिक्कत है क्या। उसी तरह इसका देखो आप R2 वेक्टर क्रॉस, ये क्या हो जाएगा, F2 वेक्टर माइनस KX R कैप होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आया। ये समझ में आया क्या। कुमेल आप कहाँ थे, क्लास में थे क्या, अभी नजर आए आपको नजर। ठीक है, तो यहाँ देखो टाउ ओ वेक्टर R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस ये हो जाएगा, देखो KX को तो बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा R1 वेक्टर क्रॉस, क्रॉस होगा नहीं, लेकिन एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे लिखेंगे R1 क्रॉस R1 वेक्टर क्रॉस KX R कैप प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर क्रॉस KX R कैप। तो टाउ ओ वेक्टर क्या आ गया, R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर प्लस, अब यहाँ देखो ध्यान से आप क्या मिल रहा है अपने को, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, मैंने इसको और इसको साथ ले लिया, तो क्रॉस क्या आ जाएगा KX R कैप आ जाएगा। R1 माइनस R2 वेक्टर क्या है, R1 माइनस R2 वेक्टर क्या है, ये R1 माइनस R2 वेक्टर इधर ही तो है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इधर है कि नहीं, ये समझ में आया पहले। अरे यस और नो, यस सर। 8 को समझ में आया, बाकी लोगों को भी समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। तो आप यहाँ देखो दो वेक्टर है, अगर मान लो ये दो वेक्टर है, इधर A वेक्टर है और इधर ये B वेक्टर है, दोनों एंटी पैरेलल है, या दोनों ही A वेक्टर है और एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ये मालूम है कि नहीं है। इन दोनों दो वेक्टर अगर पैरेलल है और एंटी पैरेलल है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होता है ना, क्योंकि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होता है, ए Yes, बी sir. साइन थीटा एन कैप, थीटा ही 0 है या 180 है, A क्रॉस B क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब क्या हुआ, ये R कैप वेक्टर है और ये R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर दोनों अपोजिट हो गए, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, 0 हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क क्या है, 0 है, और ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क ही तो है, तो टाउ ओ वेक्टर क्या हो उस पॉइंट के अबाउट, टाउ एक्सटर्नल वेक्टर हो गया। इसका मतलब ये हुआ किसी पॉइंट के अबाउट
अगर आप जाते हो तो सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो एक नोट लिख लेंगे यहाँ, टॉर्क ड्यू टू internal forces is always 0। ठीक है, और अगर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है तब टॉर्क 0 होगा, अगर लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस 0 नहीं है तो टॉर्क 0 नहीं होगा। लेकिन इंटरनल फोर्सेस का तो टॉर्क हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये पॉइंट हमारे आगे काम आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। तो जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्सेस का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट 0 है कि नहीं, 0 है कि नहीं। इंटरनल फोर्सेस का तो टॉर्क 0 ही आना है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो चलो आज इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। तो आप ये जो एक्सरसाइज 1 है ना इसकी, हाँ वो भी डिस्कस करेंगे। कौन अभी न्यू डीपीपीस मिल गए क्या आप लोगों को? नहीं मिला ना? ठीक है, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे करना है। मुझे उसका फोटो भेज दो आप, जो डीपीपीस आपको मिला है। एक्सरसाइज में आप सिर्फ वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट करोगे इसमें से, है ना? तो मैं डाउट लेक्चर भी रखूंगा तो उसमें वो डिस्कस कर लूंगा, और जिन बच्चों के भी डाउट रहेंगे वो आप डाउट लेक्चर में क्लियर कर सकते हो, चाहे वो एसएचएम के डाउट हो, चाहे जिन बच्चों का मतलब वेव ऑन स्ट्रिंग हो गया, साउंड वेव हो गया, वो वहाँ डाउट पूछ सकते हो। अभी तो कुछ डाउट तो है, अभी जैसे नैतिक के पूछे हुए कुछ डाउट पड़े हुए हैं, उनको डिस्कस करता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, उसका होमवर्क है आपके पास में, क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला होमवर्क है। और एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला हो गया, और आपको कौन सी शीट मिला? आपकी तो मेंस की मिला है ना आकांक्षा? हाँ, तो एक तो उसमें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया, दूसरा जो टॉर्क वाले क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, यानी सेक्शन ए तो करना ही है। अच्छा, एडवांस में स्विच करना है आपको, तो फिर एडवांस का ही करो फिर शीट। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ आप लोगों को, उससे करो, ठीक है ना? पीडीएफ भेज देता हूँ, उसी से करो फिर जो जो, और मेंस का भी मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है? तो मेंस वाले उससे कर लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना? फिर मैं जब पीडीएफ भेजूंगा तो वहाँ लिख दूंगा कौन कौन से सेक्शन करने हैं आपको। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। हाँ, वो तो एडवांस वालों, जो एडवांस है ना उनके लिए मेंस, वो दोनों के मेंस प्लस एडवांस लिखा है, और मेंस वालों के लिए सिर्फ मेंस लिखा होगा, ऐसा है। अच्छा, किसी को कोई भी डाउट हो, ये जो अभी आज हमने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? नहीं समझ में आया पूछिए, आप बताएंगे। अगर आपको क्लास में पूछने में आपको लगता है ऐसा, तो आप मुझे पर्सनली पूछ लो, पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ लो, क्योंकि कई बार क्या होता है, सॉल्यूशंस कहीं भेजते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो कॉल कर लो, समझने के लिए ज़्यादा अच्छा है, कैसे अप्लाई करना है वो बेहतर होता है ना? ठीक है, ओके। हाँ, इसके करेंगे ये नेक्स्ट वीक से। फिर आपका ये कुछ बच्चों के दरअसल क्या है ना, अभी एग्जाम चल रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो गई है, कुछ स्कूल में भी एग्जाम ले रहे हैं, तो वो इस वीक में एग्जाम चल ही रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक से ऑप्टिक्स ही शुरू करूंगा,
यानी जो आपको ऑफिशियल जो क्लासेस लगेगी और डाउट लेक्चर्स भी लगेंगे, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी लूंगा जिसमें मैं आरबीडी का डिस्कस करूंगा, एसएचएम डिस्कस करूंगा। ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं अलग से भी 1-1 घंटा ही लूंगा, ज्यादा नहीं। 1 आवर में काफी कुछ कर लेंगे हम लोग, तो वो अलग से करवाऊंगा। और इस नेक्स्ट वीक से आपके ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से शुरू करेंगे, ठीक है। आरबीडी जैसे होगा तो प्लानर में आपको आपने देखा होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बाद में आरबीडी है, तो आरबीडी तो मैं ऐसे करवा दूंगा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे फिर हम लोग क्लास में, ठीक है। मतलब ये तो चल ही रहा हमारा, आरबीडी करवा ही दूंगा मैं आपको, एसएचएम भी इसी तरह करवा दूंगा। लेकिन क्लास मिस मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा ना। कोई भी एक्स्ट्रा क्लास लगती है तो मिस नहीं करना है, डाउट लेक्चर लगता है मिस नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, मान लो हमें मालूम ही नहीं कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमने करना है कि नहीं करना है, हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं तो इससे क्या होता है, अपने को भी फायदा हो जाता है, तो दूसरे के डाउट से हमें भी फायदा होता है। तो क्लास हमेशा अटेंड करना चाहिए, डाउट लेक्चर भी अटेंड करना चाहिए, ओके। और बेहतर तो ये होगा कि अपने डाउट लेकर आओ तो ज्यादा अच्छा है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। बताएंगे, सब बताएंगे आपको, वो बता दूंगा मैं। आप तो सिर्फ जो बोला जा रहा है वो पढ़ते जाओ बस, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। ओके, बाय बाय।